हेलो व्यूअर शिक्षक साथियों एवं भावी शिक्षक साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग अवगत हैं कि अब नई बहाली जो है शिक्षकों की नई नियमावली जो आई है, जो 10 अप्रैल से लागू हो चुकी है, उस नई नियमावली के तहत होनी है। और जिस नियमावली का नाम दिया गया था बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली के तहत अब बहाली होने वाली है। तो बहाली का जो नियमावली आया था उसमें वेतन के संरचना के संबंध में लिखा गया था कि सरकार के द्वारा अलग से इसका निर्धारण किया जाएगा। तो आज का वीडियो जो होगा वही होगा कि बिहार सरकार ने जो नई बहाली होनी है वो बहाल होने वाले उन शिक्षकों के लिए वेतन की संरचना जो है तय कर दी गई है, और किस संवर्ग के लिए कितने पदों की स्वीकृति मिल चुकी है उसी के संबंध में आज का वीडियो होगा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस स्तर के बहाली के लिए कितने जो है पद स्वीकृत किए गए हैं, और किस संवर्ग का वेतन मान कितना होगा, और कुल वेतन आपको कितना मिलेगा, किसको नफ़ा नुकसान होगा, पहले से बहाल लोगों को कितना नुकसान होगा या नए बहाल होंगे उनको क्या लाभ होगा, कितना वेतन मिलेगा, उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने नियमावली में इस चीज़ को देखा था कि उसमें वेतन आदि के लिए लिखा हुआ था सेवा शर्त में कि वेतन आदि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अलग से किया जाएगा, एवं सेवा शर्त संबंधी भी अन्य जो भी घोषणाएं होंगी वो अलग से तय किए जाएंगे। तो उसी के तहत जो है प्रशासनिक विभाग द्वारा वेतन संरचना जो तय की गई है और इसको स्वीकृति मिल चुकी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस संवर्ग के लिए कितने पदों की स्वीकृति हुई है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 4 संवर्ग बनाए गए हैं बहाली के लिए। जो पहला संवर्ग है वह है विद्यालय अध्यापक 1 से 5 तक के लिए, और दूसरा संवर्ग होगा विद्यालय अध्यापक 6 से 8 के शिक्षक, और तीसरा जो संवर्ग होगा वह होगा विद्यालय अध्यापक 11 से 12 के लिए, और एक और संवर्ग होगा जो चौथा होगा विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए। यानी 4 संवर्ग में बहाली होने वाली है। जो नई बहाली बीपीएससी के माध्यम से की जाएगी, यानी आपके बीए बीएड या सीटेट बीटेट स्टेट के बाद जो नई नियमावली में यह नियम लगाया गया कि अब बीपीएससी से बहाली होगी, उसमें 4 स्तर बनाए गए थे। एक था 1 to 5, दूसरा था 6 to 8, और तीसरा था 9 to 10, और चौथा था 10+2 के शिक्षक। तो इन चारों संवर्ग के कितने रिक्ति की स्वीकृति हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1 से 5 के लिए जो नई रिक्ति स्वीकृति हुई है नई नियमावली से बहाली के लिए वह हुआ है 85,477। 1 से 5 के 85,477 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं 6 से 8 का 1745 रिक्ति बताया गया है। यानी 1745 शिक्षकों की भर्ती 6 से 8 के लिए की जाएगी। और आपको 9 से 10 के लिए 33,186 शिक्षकों की भर्ती होगी, और 10+2 शिक्षकों की भर्ती जो होगी वह रिक्ति की संख्या होगी 57,618। यानी कुल पद जो आपको माध्यमिक के लिए हैं, यानी 9 से 12 के लिए वह है 90,804 पद माध्यमिक के लिए हैं। और जो बेसिक के लिए है वह है 1 से 8 के लिए 87,200 बहाली होनी है। टोटल 222 बहाली होनी है 1 से 8 के लिए। अब वेतन संरचना की बात करें तो जो वेतन मान रखा गया है वह 1 से 5 के लिए रखा गया है 25,000 रुपया मूल वेतन, और 6 से 8 के लिए जो मूल वेतन रखा गया है वह रखा गया है 28,000 रुपये। और वहीं 9 से 10 के लिए देखें तो 31,000 रुपया रखा गया है, और 10+2 के शिक्षक के लिए मूल वेतन रखा गया है 32,000 रुपये। इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि पहले जो वेतन संरचना होती थी वह आपको 6 से 10 के लिए एक ही वेतन संरचना होती थी, लेकिन क्योंकि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, वह 6 से 10 का एक ही पद होता था, वेतनमान भी एक ही होता था, ग्रेड पे एक ही होता था। लेकिन इस बार जो है 6 से 8 का अलग किया गया है और 9 से 10 का अलग किया गया है। आप नियमावली में भी देखेंगे तो लिखा गया है कि 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए विषयवार अलग संवर्ग बनाए जाएंगे। तो इस बार वेतन संरचना भी
6 से 8 के लिए अलग और 9 से 10 के लिए अलग रखा गया है। अब हम वेतन की यदि बात कर लें, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था जब नियमावली आया था तो उसके भी हमने जो परीक्षा का बताया था कि क्या सिलेबस हो सकता है, वेतन क्या हो सकता है, तो पहले ही मैंने यह कह दिया था कि इसका वेतन जो होगा वह प्रारंभिक का 30,500 से कम होगा। मैंने पिछले वीडियो में ही कह दिया था इस वेतनमान के संरचना आने से पहले कि चूंकि प्रधान शिक्षक, आप लोग भी जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की बहाली जो होनी थी उसका 30,500 मूल वेतन है, तो स्वाभाविक है कि उसी विद्यालय के अध्यापक का 30,500 से कम रहेगा। तो इसका अंदाज़ा लगभग सभी लोगों को था। और हाई स्कूल में भी जो हेडमास्टर की बहाली हुई है वह जो है 35,500 के मूल वेतन पर हुई है। तो ये भी स्वाभाविक था कि आपको हाई स्कूल के शिक्षकों की भी जो बहाली होगी वह 35,500 के नीचे होगी। सभी लोगों को, हम लोग को अनुमान था और हुआ भी वहीं। और ये भी एक नया वेतन संरचना बनाया गया। तो यदि हम वेतन की बात कर लें तो 1 से 5 के जो शिक्षक होंगे जिनका मूल वेतन 25,000 होगा, तो इस पर यदि हम बात करें तो मान लीजिए मूल वेतन हो गया 25,000 और डीए वर्तमान का ही ले लें, भले बहाली जब होगी तो उस समय जो डीए रहेगा, इंक्रीज हुआ रहेगा, तो उस पर फिर हम लोग देखेंगे ही कि कितना मिलेगा। लेकिन अभी पर का निकाल के देखा जाए कि कितना हो रहा है, तो डीए मान लीजिए 42% अभी है, तो आपको 25,000 रुपया हो गया मूल वेतन। डीए 42% है तो उसका हो गया 10,500 और ए 4% पर यदि देखते हैं हम तो हो गया 1,000 और मेडिकल हो गया 1,000। तो टोटल जो वेतन बनेगा 25,000 मूल वेतन पर वह आपका बनेगा 37,500 रुपये। तो 37,500 रुपये बनेगा 1 to 5 के शिक्षक का शुरुआती। तो इस 37,500 में से भी अब देखने वाली बात होगी कि नियमावली में यह भी लिखा गया है कि सेवा शर्त का अन्य भी जो और चीज़ तय किए जाएंगे वह सरकार द्वारा अलग से तय किए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ मिल रहा है, तो अब चूंकि यह राजकर्मी के रूप में बीपीएससी से बहाली होनी है, तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जीपीएफ देती है सरकार या इसमें भी ईपीएफ ही मिलता है। तो यदि ईपीएफ मिलेगा तो इसमें से 1,800 घट के आपके अकाउंट में आएगा, और यदि जीपीएफ मिलेगा तो जीपीएफ का जो नियम होता है कि मूल वेतन जो होता है और डीए जोड़कर और उसका 10% जो है आपका कटता है और गवर्नमेंट भी जमा करती है। तो यदि जीपीएफ मिलेगा तो 1,800 से अधिक, और यदि ईपीएफ देगा तो 1,800 रुपया घट के आपको इन हैंड मिलेगा। यह हो गया 4% आपको एचआरए पर। वहीं अगर हम देख लें कि 6% यदि किसी का एचआरए रहेगा, तो वहीं जैसे मान लीजिए कि 37,000 जो 500 हो रहा है, तो यह हो रहा है 4% एचआरए पर। तो अगर 6% एचआरए पर देख लें तो 500 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे अगर 6% रहता है तो। और वहीं यदि 8% रहता है तो 1,000 रुपया और ऐड हो जाएगा। यानी जो अभी नियम है कि ब्लॉक मुख्यालय के लिए 6% और शहरी क्षेत्रों के लिए 8%, तो उसमें 500 और 1,000 और ऐड हो जाएंगे। यानी यही 37-38 के आसपास शुरुआती होगा 1 to 5 के शिक्षक का। अब हम दूसरा देखते हैं कि 6 to 8 के शिक्षक का यदि लेते हैं जो मूल वेतन 28,000 रुपया है, तो इसमें यदि वर्तमान डीए पर ही देखते हैं 42% पर, तो 42% पर देखते हैं तो 11,760 रुपया हो जाएगा आपका डीए, और 4% एचआरए पर देखते हैं तो 1,120 और मेडिकल 1,000 लेकर, तो 6 to 8 के लिए जो शुरुआती वेतन होगा वह हो जाएगा 41,880 रुपया। यह हो जाएगा आपका 6 to 8 का शुरुआती वेतन 4% एचआरए पर यदि लेते हैं तो। और 6% पर इसमें भी लेते हैं तो इसमें भी 6% लेते हैं तो 560 रुपया और प्लस हो जाएगा। और यदि इसमें 8 पर लेते हैं, 8% पर यदि लेते हैं तो 1,120 रुपया और इसमें ऐड हो जाएगा। यानी यहीं आपका 41-42 हज़ार के आसपास बन रहा है, जिसमें से ईपीएफ होगा तो 1,800 रुपया इसमें से माइनस होगा, जीपीएफ होगा तो अधिक माइनस होगा, उतना आपको इन हैंड मिलेगा। हम लोग मोटा मोटी देखते हैं क्योंकि बहाली कब होगी, कब आपको योगदान कराया जाएगा, उस समय क्या डीए रहेगा और किस क्षेत्र में आप बहाल होंगे, एचआरए के अनुमान पर थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन यह शुरुआती एक देखा जा रहा है कि कितना मिलने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं
9 से 10 के अध्यापक के लिए, जो इस बार वेतनमान का अलग संवर्ग बनाया गया है। पहले 6 to 10 का एक ही रहता था, इस बार 6 to 8 का अलग और 9 to 10 का अलग बनाया गया है, जो 31,000 रखा गया है मूल वेतन। तो 31,000 यदि मूल वेतन है तो वर्तमान का डीए जोड़ लें 42%, तो 13,020 रुपया, और HRA जोड़ लें 4%, 1240, मेडिकल जोड़ लें 1,000, तो आपको जो शुरुआती होगा 9 to 10 के लिए वह हो जाएगा 46,260 रुपया आपको वेतन हो जाएगा 9 to 10 के शिक्षक का। और इसमें से वहीं 1,800 अगर EPF देगा तो, GPF देगा तो ज़्यादा इसमें से घट जाएगा, उतना आपको इन हैंड मिलेगा। यह है 4% HRA पर। वहीं यदि 6% HRA पर निकालें तो इसमें भी 620 रुपया और ऐड हो जाएगा। यदि 8% पर निकालेंगे तो वहीं इसमें आपको लगभग 1240 रुपया और ऐड हो जाएगा। इसी के आसपास आपको वेतन बनेगा और उसमें से GPF या EPF जो दे वह इसमें से माइनस होके इन हैंड आपको मिलेगा। उसके बाद 10+2 शिक्षक का देखें तो इनका रखा गया है 32,000 मूल वेतन। तो 32,000 मूल वेतन पर यदि वर्तमान DA 42% जोड़ लें 13,440 रुपया, और HRA जोड़ लें 4% 1280 रुपया, और मेडिकल जोड़ लें 1,000 रुपया, तो इन हैंड जो यह वेतन बनेगा, इन हैंड नहीं, टोटल जो वेतन बनेगा वह 47,720 रुपया होगा। और यह हो जाएगा 4% HRA पर मैंने बताया, और इसमें से आपको वहीं 1,800 रुपया EPF देगा तो, GPF देगा तो 10% मूल वेतन का आपको घटेगा। और इसमें भी यदि 6% पर बात करेंगे तो 640 रुपया प्लस हो जाएगा, और 8% पर यदि बात करेंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा 1280 रुपया, और जो इसमें से माइनस होगा EPF देगा तो 1,800 वर्तमान में जो मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को। और यदि GPF का लाभ देता है, चूँकि राजकर्मी के रूप में बहाल कर रहा है तो आशा रखा जा सकता है, हालांकि वेतन संरचना देखकर तो लग नहीं रहा है कि बहुत कुछ देने जा रहा है, लेकिन यदि देता है तो इसी के आसपास इन चारों संवर्ग का वेतन बनने वाला है। अब हम लोग देखें कि पूर्व के नियोजित शिक्षकों का इसमें क्या है। तो यदि मान लीजिए जैसा नियमावली में वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ का कहीं जिक्र नहीं है, तो यदि वेतन संरक्षण का लाभ नहीं सरकार द्वारा दिया जाए तो अभी जो 2003-05 के शिक्षक जो 6 में पंचायत शिक्षक के रूप में बहाल हुए, यानी 6 से उनको माना जाता है, तो 2006 बैच के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 29,540 रुपया मूल वेतन है, जबकि इसका 25,000 शुरुआती है। तब वेतन संरक्षण का लाभ यदि नहीं मिलता है तो इनको लगभग 5,000 के करीब में, 4,500 के करीब में नुकसान हो रहा है मूल वेतन में ही। बाकी जो है कुल में और नुकसान होगा। और वहीं 6 to 8 का बात कर लें तो 6 to 8 का भी वर्तमान में 28,000 के लगभग अभी है लोगों का, 27,710 है। कुछ लोग जो उससे पहले बहाल हुए होंगे 2013 में 6 to 8 के लिए, उनका इससे ऊपर ही होगा, तो उनको भी कोई विशेष इसमें फ़ायदा दिखता नहीं है यदि इसमें आपको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। तो यदि पुराने जो बहाल हैं नियोजित शिक्षकों का देखें तो यदि वेतन संरक्षण का लाभ इसमें नहीं मिले तो जो वेतन संरचना है उसमें कहीं से लाभ होता नहीं दिख रहा है, बल्कि वेतन का हानि होते ही दिख रहा है जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं। और उसमें भी जो मान लीजिए अगर सेवावधि का लाभ नहीं देता है तो 10 साल 12 साल 15 साल नियुक्त होके और फिर जो है इस जो वेतन संरचना के इंडेक्स 1 से शुरू हो, तो यह कहीं से लाभकारी नहीं है, क्योंकि इतने जो है दिन नौकरी करने के बाद और BPSC जैसे आयोग से परीक्षा देने के बाद अगर वेतन का नुकसान ही हो तो यह कहीं से फ़ायदेमंद नहीं है। और बात करें इसमें तो इसमें यह जो बैठक हुई है वह यह निकाला गया है कि जो कुल पद हैं यानी 1 से 8 के यह 85,477 और 1,745 87,222 पद पर बहाली होती है, तो इतना राशि जो है प्रति वर्ष जो है वार्षिक व्यय भार होगा, यह निकाला गया है इस बैठक में और इसकी स्वीकृति मिली है इतने पदों की और इस वेतनमान की। और
माध्यमिक की बात करें 57,618 और 33,186, यानी कुल 90,804 पद पर बहाली होती है। तो इतना राशि वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर देखें तो यह मुख्य सचिव का इस पर सिग्नेचर है, विकास आयुक्त का है, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग का है, शिक्षा विभाग के सचिव का है, समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव का है, वित्त विभाग के सचिव का भी है, संसाधन का जो है और सभी लोगों के सिग्नेचर से यह पास हो गया है। सुरेंद्र ठाकुर जो है सरकार के अवर सचिव हैं, उनका सिग्नेचर हो चुका है। तो यानी सरकार ने जो नई नियुक्ति होनी है नए नियमावली के तहत, उसमें पदों की संख्या को और मूल वेतन को क्लियर कर दिया है, क्योंकि नियमावली में ही यह चीज़ लिखा गया था कि यह अलग से तय किए जाएंगे। तो सरकार ने अलग से तय कर दिया गया है मूल वेतन, और जो कुल रिक्ति है सभी संवर्ग में उसको तय कर दिया गया है। और एक नया चीज़ किया गया है इस बार कि 6 to 8 को अलग संवर्ग बना दिया गया है वेतन के हिसाब से, और 9 to 10 को अलग, जबकि पहले एक ही होता था। तो यही वेतन संरचना रहने वाली है और यही रिक्ति रहने वाला है, और कुल जो है यही वेतन हम लोग अभी अनुमान लगा रहे हैं कि इतना होगा। अब आगे जो है जिस डीए पर बहाली हो, लेकिन मूल वेतन यही रहने वाला है। तो 1,000-2,000 इधर उधर होगा अगर एक साल बाद बहाली होती है। आप जो है एक साल बाद यदि आपका वेतन मिलना शुरू होता है तो थोड़ा बहुत का इधर उधर होगा, लेकिन तब तक अगर एक साल बाद बहाली होती है तो पूर्व नियोजित शिक्षकों का भी इसमें फिर अगला डीए मिलने के बाद, इंक्रीमेंट मिलने के बाद स्वतः जो है वेतन इससे अधिक हो गया रहेगा। यानी कैसे भी यदि पूर्व नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो वेतन के दृष्टिकोण से कहीं से इस बहाली में शामिल होने से फ़ायदा, कोई भी फ़ायदा होते नहीं दिख रहा है। यदि देखें तो सिर्फ एकमात्र राजकर्मी का जो है नाम मिल जाएगा, और वह बिहार सरकार के नियमित संवर्ग में, जिला संवर्ग में बहाल शिक्षक कहलाएंगे, जबकि आर्थिक दृष्टि से उनको इसमें लाभ होता नहीं दिख रहा है। हाँ, यदि वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ इसमें मिलता है तब वेतन ठीक ठाक हो इस बहाली के बाद हो सकता है। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, पूर्व नियोजित शिक्षकों को क्या क्या लाभ मिलता है, या नियमावली में संशोधन सरकार करती है या नहीं करती है, या देखने वाली बात होगी। तो हमने वेतन और कुल जो इसके पद है उसको देखा। आगे भी 7वें चरण की बहाली जो बीपीएससी से होने वाली है, इस बहाली से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे, जो भी नई न्यूज आएगी, सरकार द्वारा जो भी घोषणाएं होंगी, उसका अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी अगले बहाली बीपीएससी के माध्यम से बहाली होनी है उसके संबंध में जो भी सरकार द्वारा सूचनाएं या आयोग द्वारा बीपीएससी द्वारा जो भी आपके लिए सूचना आएगी, या बहाली का फॉर्म भरने से लेके और इस बीपीएससी से चारों संवर्ग की तैयारी के लिए भी वीडियो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर तैयारी भी हम आपके लिए कराने का कोशिश करेंगे। और आपके बहाली आने से लेकर, तैयारी से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो भी अपडेट आते रहेगा आप तक पहुंचता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य दोस्तों के लिए शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।